आपका एक और नए वीडियो में आज हम लोग मैथ्स एग्जाम के लिए वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें से हम आपको एक ऐसे प्रश्न कराने वाले हैं जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि रूट में कोई विषम संख्या दिया रहेगा और कहेगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे। जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करे, √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे, √7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे। तो इस तरह के जिसका वर्गमूल संभव नहीं है वह एक अपरिमेय संख्या है, और यह कैसे अपरिमेय संख्या है इसे आपको सिद्ध करना है। और इस तरह के प्रश्न को हमको इस तरह से बताएंगे कि आप इसे कभी नहीं भूल पाइएगा और बोर्ड एग्जाम में इसे अच्छे तरीके से बनाकर आइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको अच्छे तरीके से सभी चीज़ों के बारे में बता देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा भाषा को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसमें भाषा आपको ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो पहले हम लोग लिखेंगे इसे एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसे हम लोग पहले एक परिमेय संख्या के रूप में मान लेंगे, और आपको पता है कि वो जो परिमेय संख्या होता है उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इसे हम इसी के बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा √5 जो है वह इक्वल टू हो जाएगा p/q के, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पर जो p है और q है इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। p और q का यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कॉमन फैक्टर जो है वह 1 है। कॉमन फैक्टर 1 है, और इसे आपको समीकरण 1 मान लेना है। इतना बात क्लियर है कि पहले हम लोग जो भी दिया रहेगा, √3 दिया रहेगा तो उसे p/q के रूप में मान लेंगे, और इतनी भाषा लिख देंगे कि जहाँ पर q डज नॉट इक्वल टू 0 है और p और q का कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। और कैसे 1 है तो ये भी हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं। देखिए, ऊपर में अगर p क्रॉस में 1 कर देते हैं और q क्रॉस में 1 कर देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। तो उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होना चाहिए, तो दोनों में कॉमन है 1 तो इसीलिए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो गया। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, इसके बाद हमें लिखना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। इसके बाद साधारण सी बात है, सिर्फ आपको स्टेप फॉलो करना है और इसका जो सॉल्यूशन आराम से हो जाएगा। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे हम लोग। दोनों तरफ वर्ग करने पर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा √5 का स्क्वायर p/q का स्क्वायर। उसके बाद √5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा, लेकिन कटता नहीं है। यहाँ पर ही होता है रूट का वैल्यू जो है 1/2 होता है, और 1/2 होता है और इसका स्क्वायर होता है, तो ये 2 से ये 2 खत्म हो जाता है, जिस कारण से आपका जो है ना 5 बच जाता है। ये हो जाएगा 5। इसके बाद ये हो जाएगा p²/q²। उसके बाद आप p² बराबर निकाल लीजिए यहाँ पर ही, तो p² बराबर हो जाएगा 5q²। तो यहाँ पर ही आप q² बराबर भी निकाल सकते हैं p²/5। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा यहाँ पर भाषा लिखना पड़ेगा आपको। इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा भाषा आपको लिखना पड़ेगा कि चूंकि जो है p² 5 से विभाजित होता है। चूंकि 5 से जो है ना p² 5 से विभाजित होता है, इसीलिए p भी 5 से विभाजित होगा। p भी जो है वह 5 से विभाजित होगा। इसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर यहाँ पर ही आप p की जगह अगर 5 लेते हैं तो जो 5 का स्क्वायर है ये 5 से विभाजित होता है, क्योंकि 25 को हम 5 से भाग दे सकते हैं, तो विभाजित होता है। उसके बाद कह रहा है कि p² उसका स्क्वायर है, तो वो संख्या 5 भी जो है ना 5 से विभाजित होगा, कटेगा। तो यही यहाँ पर जो है ना संकेत के रूप में लिखा गया है।
उसके बाद देखिए ये हो गया आपका। तो अब इसको आपको समीकरण 3 मान लेना है। यहाँ पर जो है ना इसको समीकरण हम 3 मान लेंगे। अब यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा फिर से एक जो है ना, मानिएगा यहाँ पर थोड़ा सा मान लीजिए, माना कि p बराबर जो है ना, हम देखिए जो रूट में है उसी को हम x के टर्म में मान लेंगे। तो 5 था रूट में तो 5x मान लिए और इसे समीकरण 4 मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 4 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। उसके बाद है ना, आप थोड़ा सा स्टेप बचा है, इसके बाद हो जाएगा आपका कि आप यहाँ पर लिख लीजिए। थोड़ा सा भाषा ही लिखने में प्रॉब्लम है, उसके बाद तो कुछ नहीं होगा इस सवाल का। तो है समीकरण 4 का मान, समीकरण 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो यहाँ पर देखिए आपका समीकरण 2 कौन सा था, तो 2 था आपका कि पी स्क्वायर बराबर 5q²। इसको समीकरण हमने 2 माना था। तो पी स्क्वायर बराबर 5q², पी स्क्वायर बराबर 5q²। तो उसमें हमको p बराबर रख देना है मान। तो p बराबर 5x माने तो पी स्क्वायर बराबर था तो 5x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद था 5 जो है ना, पी स्क्वायर बराबर 5q²। तो 5 हो गया। उसके बाद q² का q² हो जाएगा। तो यहाँ पर कीजिएगा तो इसका सॉल्यूशन तो ये हो जाएगा 25x² बराबर 5q²। ये तो आप सॉल्यूशन आराम से कर सकते हैं इसका। ये आपका x था। उसके बाद देखिए ये कट जाएगा आपका 5 बार में, तो ये हो जाएगा 5x² = q²। तो यहाँ पर आप x² के टर्म में फिर लिख लीजिए। यहाँ पर ही जो x² है ये हो जाएगा q² बटा 5। फिर यहाँ पर आपको कुछ मान ले जो है ना, भाषा आपको यहाँ पर ये लिखना है कि चूँकि जो q² है, q² 5 से विभाजित होता है, 5 से विभाजित होता है, इसीलिए q भी 5 से विभाजित होगा। वही सेम कंडीशन इसमें भी लग गया, 5 से विभाजित होगा। इतना लिख देने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो x² है ना, आप सोचिएगा इसमें x² कैसे आ गया। तो हम जो माने थे ना p बराबर 5x, उससे हम जो है x को p के टर्म में लिख सकते हैं। लेकिन इतना ही रहने दीजिए, उतना आपको करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपका जो है ना हो गया। यहाँ पर आपको सिर्फ आप भाषा लिखना है कि जो चूँकि जो है ना, समीकरण 1 में हम देखेंगे कि p और q का अभिन्नस्थ गुणनखंड 1 था। लेकिन जो समीकरण यहाँ पर इसको मान लेते हैं 4 माने तो इसको 5 मान लीजिए। यहाँ पर ही थोड़ा सा इसको 5 मान लीजिए समीकरण। लेकिन जो है ना 3 में देखे कि और 5 में देखे कि उसमें p और q का अभिन्नस्थ गुणनखंड 5 आ रहा है, दोनों तो मिल नहीं रहा है। जिस कारण से जो हमारा मानना था कि √5 एक परिमेय संख्या है वह गलत है। अर्थात जो है √5 एक अपरिमेय संख्या। इस तरह से आपको भाषा में यहाँ पर ही लिख देना है। भाषा लिखना आसान ही है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि चूँकि समीकरण 1 में p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 था, परंतु समीकरण 3 और 5 में आप देख सकते हैं ऊपर की 3 ही होगा कि समीकरण 3 और ऊपर फिर दिखा देंगे आपको एक बार। 3 और 5 में p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना था, तो 5 था। 5 है, बराबर नहीं हुआ। उसके बाद लिख सकते हैं अतः मेरा मानना था कि √5, पहले हम जो माने थे वो जो है ना गलत हो गया कि √5 एक परिमेय संख्या है,
जो गलत है, जो गलत है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपका जो है यहाँ पर ही प्रूफ हो जाता है। एक बार हम आपको दोहरा देते हैं ताकि आपका पूरा चीज़ क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हम आपको फास्ट में बता देंगे, आपको एक बार समझ लेना है सिर्फ। तो पहले जो हमारा था टर्म यहाँ पर ही, उसके बाद देखिए यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जो √5 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करें। तो पहले मानेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो p/q के रूप में लिख दिए, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 और p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वह 1 है। इसे समीकरण 1 मान लिए। उसके बाद दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे और वर्ग करने पर √5 का स्क्वायर करेंगे और इधर भी p/q का स्क्वायर कर देंगे। तो √5 का स्क्वायर आपका 5 हो जाएगा और इसका हो जाएगा p²/q²। उसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट में आप इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा, p² = 5q² और इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। उसका समीकरण यहाँ ऊपर 2 मानना है और 3 में आप लिखिएगा कि p² 5 से विभाजित है, इसीलिए p भी 5 से विभाजित होगा। फिर जितना रूट में रहेगा उसी को हम मानेंगे p = 5x। तो समीकरण 4 में जो है ना, 4 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। 2 में रखने पर हो जाएगा, आप इसका सॉल्यूशन इस तरह से कीजिएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, फिर आएगा तो q² 5 से विभाजित होगा, q² 5 से विभाजित होगा तो q भी 5 से विभाजित है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो टर्म है भाषा वाला लिख देना। समीकरण 1 में जो है p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 था, लेकिन समीकरण 3 और 5 में p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें 5 मिलता है। अतः जो मेरा मानना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपको प्रूफ करना था। sin q थीटा प्लस cos q थीटा बटा sin थीटा प्लस cos थीटा और प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1 आपको RHS में प्रूव करना है। तो पहले आपको इसमें ध्यान देना है कि कौन सा फार्मूला लग रहा है। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है ना sin q थीटा प्लस cos q थीटा, अगर sin थीटा को अगर आप a मान लेते हैं और cos थीटा को b मान लेते हैं तो aq प्लस bq का यहाँ पर फार्मूला लग रहा है। और इसमें एक और फार्मूला जो आप जानते होंगे, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। तो ये 2 फार्मूला अगर आपको पता है तो आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले लिखना है एज वी नो डैट, कि हम जानते हैं। सिर्फ 2 ही फार्मूला इस प्रश्नों के लिए आवश्यक है। तो इसमें पहला जो फार्मूला लगेगा आपका aq प्लस bq, तो इसका फार्मूला होता है a प्लस b इंटू का a² प्लस b² माइनस का ab होता है। उसके बाद दूसरा फार्मूला आपको यहाँ पर लगाना है, ये तो आप सभी जानते होंगे कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू होता है 1। तो ये 2 फार्मूला का सिर्फ आवश्यकता है इस प्रश्न में। अगर आप ये जानते हैं तो अच्छे तरीके से इसे बना सकते हैं। तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, तो हम पहले LHS से लेंगे और RHS को प्रूव कर देंगे। तो फ्रॉम LHS में क्या कह रहा था कि sin q थीटा प्लस cos q थीटा बटा sin थीटा प्लस cos थीटा, उसके बाद sin थीटा इंटू cos थीटा, ये आपका LHS था। तो यहाँ पर आप फार्मूला सिंपली लगा दीजिए और आपका जो है ना सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूला आपका लग जाएगा aq प्लस bq। तो sin q थीटा प्लस cos q थीटा को आप इस तरह से फार्मूला पर बैठा कर लिख सकते हैं कि sin थीटा प्लस cos थीटा a प्लस b हो गया। उसके बाद a², तो sin का हो जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा और माइनस ab, तो sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पर रुक जाइए थोड़ा सा,
यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। ये आपका जो है उतना फार्मूला वाला हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो प्रश्न का था वो आप यहाँ पर उतार दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपके बटा में देखिए कौन सा था, बटा में आप लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो दो टर्म है ये आपका दोनों टर्म कट रहा है, ये ऊपर नीचे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये दोनों टर्म कट गया। उसके बाद ऊपर वाला आपको उतार देना है। यहाँ पर ऊपर में क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लस में जो है ना आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों प्लस माइनस में है तो कट जाएगा। और उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और यहाँ पर आपके RHS के बराबर हो गया। इस तरह से जो है ना आपका यहाँ पर प्रूव हो जाता है प्रश्न। एक बार और दोहरा देते हैं कि हमने इसमें प्रश्नों में किस तरह से इसे हल किया। तो यहाँ पर आप पहले देख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से पूरा चीज़ दिखाई दे। तो देखिए प्रश्न था आपका कि साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो हम जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी आपको पता है। उसके बाद यहाँ पर आपको करना है क्या, यहाँ पर आपको उसके बाद LHS से चलना है, और LHS में जो दिया गया था और इसमें हमने ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दिया। तो कुछ इस प्रकार से जो है ना आपका ये टर्म बन गया, और इस टर्म को हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद क्या किए, तो यहाँ पर जो था उसे उतार दिए। और यहाँ पर देखिए इसमें एक टर्म कट रहा है, ये आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ऊपर में भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो ये दोनों टर्म कट गया। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। और उसके बाद ये टर्म उतार दिए, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये दोनों टर्म कट गया। उसके बाद आपके सामने बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, पहले ही लिख दिया। अगर पहले आप नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर चूंकि देकर लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो ये आपका हो जाता है 1। तो ये बातें यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इस तरह से आपका प्रूव हो गया। भाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 126 और 156 का लौसो और मौसो ज्ञात करने के लिए, अर्थात महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करना है। तो चलिए इसका ज्ञात करते हैं। तो सर्वप्रथम हमें 126 और 156 का गुणनखंड कर लेना होगा। तो इसे कर सकते हैं। 126 का पहले हम लोग कर लेते हैं, तो 2 से लगाएगा तो 2 छके 12, 2 तिया 6 हो जाएगा। उसके बाद 2 से नहीं लगा 3 से लगा सकते हैं, 3 दूना 6, 3 एकम 3। उसके बाद 3 से लगा देंगे, 3 सते 21 हो जाएगा। इस तरह से 126 का हो गया। उसके बाद 156 का भी गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग 2 से लगाएंगे, 2 सते 14 हो जाएगा, बाकी बचा 1, 2 अठे 16। उसके बाद पुनः 2 से लगा देंगे, 2 तिया 6, 2 नमा 18। उसके बाद 3 से लग जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। इस तरह से आपको इसका गुणनखंड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है, इसीलिए 126 देकर इसका क्या है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। उसके बाद 156 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना, रुक जाइए सॉरी, इसमें क्या है 2 गुना 2, इसका 3 गुना 13, 3 गुना 13। इस तरह से आपको कर देना है। उसके बाद आपको लिखना है नेक्स्ट में जो है 126 तथा 156 का मौसो अर्थात महत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा। तो इसमें देखिए जो भी आपको इसमें कॉमन दिख रहा है वो आपका
उसका गुणनफल ही मौसो कहलाएगा। तो इसमें 2 मिल रहा है तो 2 लीजिएगा, उसके बाद इसमें 3 मिल रहा है, और बाकी बात दोनों उभयनिष्ठ होना चाहिए, दोनों में मिलना चाहिए। जो उभयनिष्ठ होगा उसी का गुणनफल मौसो कहलाएगा। तो इसमें सिर्फ 2 ही अंक मिल रहा है, 2 और 3, तो इसका गुणनफल करके आप इसका मौसो निकाल सकते हैं। 2 गुना हो जाएगा 3 = 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए लॉसो कैसे ज्ञात करेंगे, वो भी बहुत ही आसान ही है कि 126 तथा 156 का लॉसो। तो इसमें देखिए जो कॉमन है पहले इसको लिख दीजिए, ये दोनों तो लिखाएगा ही, तो यहाँ पर सीधे 6 लिख देते हैं। उसके बाद देखिए ये दोनों को नहीं लिखना है। उसके बाद देखिए 3 है ऊपर में, 3 × 7, उसके बाद नीचे में है 2 × 13। उभयनिष्ठ के बाद जो भी अंक रहेगा उसको आपको यहाँ पर उतार देना है, उसका गुणनफल लिख देना है यहाँ पर। तो 2 गुना हो जाएगा 13, और इसका जब आप पूरा हल कीजिएगा तो आपको जो है ना यहाँ पर आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 × 3 = 18 हो जाएगा, 7 × 2 = 14 हो जाएगा, उसके बाद 13 हो जाएगा। इसका अगर आप गुणनफल पूरा करते हैं तो इसका जो आंसर है आपका वो आ जाएगा 3276। ये हो जाएगा राइट आंसर। आप इसका जो है ना हल कर सकते हैं, इसका गुना करके इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना आपका आंसर जो है ये हो जाएगा, मौसो का हो जाएगा 6 और जाके लॉसो का हो जाएगा 3276। तो इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। ये प्रश्न अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसो और लॉसो ज्ञात करने वाला प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर का प्रश्न है कि यदि px = 2x² + 3x - 5 हो तो p3 और p - 3 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ जो 3 का दिख रहा है और -3 ये x का वैल्यू है, इसे जो है ना आपको इसमें रख कर समीकरण में ज्ञात करना है। तो इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं हम लोग, ये आसानी प्रश्न है, इस तरह के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें हमको लिखना है कि दिया हुआ है गिवन डैट क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर px बराबर दिया हुआ है 2x² + 3x - 5। उसके बाद यहाँ पर आपको लिख देना है p, पहले 3 रख देंगे, उसके बाद लिख दीजिएगा यहाँ पर जब x का जो वैल्यू है वह 3 होगा तब क्या होगा, तो उसको आपको यहाँ पर लिख देना है कि p3 = 2 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद 3 × 3 - 5, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18 हो जाएगा, फिर 3 × 3 = 9 -5, ये 18 + 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके सामने 22 आंसर हो जाएगा। उसके बाद -3 रख कर भी निकाल सकते हैं। जब x का वैल्यू -3 हो तो p - 3 हो जाएगा 2 × -3 का स्क्वायर + 3 × -3 - 5। तो कुछ इसी प्रकार से था देख सकते हैं आप ऊपर में कि 2x² + 3x - 5। तो इसका हो जाएगा वैल्यू आपका 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, ये भी हो जाएगा, और ये -9 - 5, ये हो जाएगा 18 - 14 = कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह से इसका आंसर 4 हो जाएगा और ऊपर वाला का 22 हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि दिखाइए कि x = -3 जो है इस समीकरण का एक हल है। तो इसका जब वैल्यू रखेंगे -3, अगर इसमें रखने पर दोनों साइड अगर 0 आ जाएगा तब उसका एक हल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें दिया हुआ है px = x² + 6x + 9 = 0। उसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ पर -3 रखने पर, तो p बराबर -3 रख देते हैं, तो -3 का हो जाएगा स्क्वायर + 6 × -3 + 9 = 0। 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और ये 6 × 3 = 18 हो जाएगा, माइनस में 18, उसके बाद +9 हो जाएगा, उसके बाद 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 9 9 हो जाएगा 18 माइनस 18 इक्वल टू 0। इस प्रकार से 0 बराबर हो जाएगा 0। ये जो है ना आपका प्रूव्ड हो गया। अतः जो है ना आपको लास्ट में लिख देना, अतः x बराबर -3 दिए गए समीकरण का हल है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है। ये प्रश्न थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, लेकिन लॉन्ग में कम ही पूछा जाएगा। ये आपके 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि समांतर श्रेणी दिया गया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP कि 25 है, 28 है और 31 है, प्लस प्लस डॉट डॉट करके 100 तक का जो है ना योगफल आपको ज्ञात करना है। तो ये जो आपको पहले लिख देना है कि दिया गया जो श्रेणी है वह समांतर श्रेणी में है, वो सभी बात आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें देखिए जो पहला पद होता है AP का वह A होता है, मतलब पहला पद एक A से मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 25। उसके बाद इसका D निकाल लीजिए, सारवर्तन होता है D सारवर्तन, तो हो जाएगा A2 माइनस, थोड़ा सा लिख ही देते हैं, A2 माइनस A1, तो A2 है आपका 28 माइनस 25 इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। उसके बाद देखिए इसका AN जो है ना अंतिम पद का दिया गया है, AN का वैल्यू 100। पहले n निकालना है, उसके बाद SN का फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पर। तो AN का वैल्यू 100 दिया गया है, और हम लोग जानते हैं ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, AN या इसे आप TN भी कह सकते हैं। AN कहिए या TN, AN या TN का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू का D। तो AN का वैल्यू दिया गया है यहाँ पर, ये हो जाएगा 100, ये 25 प्लस n का वन निकालना है और इसका वैल्यू 3 दिया गया है। 100 माइनस 25 बराबर जगह 3n माइनस 3, ये हो जाएगा आपका 75 प्लस 3 हो जाएगा, ये 3 जो इधर ले आए, उसके बाद ये हो जाएगा 3n, 75 3 हो जाएगा 78 बटा 3n। यहाँ पर n का वैल्यू आप निकाल सकते हैं 78 बटा 3, 3 दूना हो जाएगा 6, 3 6 18, 26 निकल जाएगा n का वैल्यू। n का वैल्यू जो है वो आ जाएगा आपका 26, यहाँ पर 26 आ जाएगा आपका n का वैल्यू। उसके बाद आपको योगफल का फार्मूला लगा के योगफल निकाल लेना है। तो SN का फार्मूला होता है n बटा 2 प्लस A प्लस L कहिए, या इसी को L भी कहते हैं AN को, या AN कह दीजिए। तो n का वैल्यू कितना है 26 बटा 2, A का वैल्यू 25 और उसका वैल्यू 100। ये 13 बार में कट जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 13 गुना 125, और जब आप 13 को 125 से गुना कीजिएगा तो जो आपका आंसर है वह हो जाएगा 1625 आंसर। इस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन करना था। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए ये मान ज्ञात करने वाला प्रश्न है त्रिकोणमिति का। इसे भी आप आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। पहले तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि cos 45 का वैल्यू कितना होता है। cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, ये आपको पता है। उसके बाद sec 30 का वैल्यू कितना होता है, तो देखिए पहले sec उल्टा किसका होता है, cos का उल्टा होता है। cos में जो है 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा 2 हो जाएगा ऊपर 2/√3, ये ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो साइन में होता है वैल्यू 1/2, साइन 30 डिग्री का, तो कोसेक उसका उल्टा हो जाएगा, इसका हो जाएगा सिर्फ 2 ऊपर चला जाएगा। इस तरह से भी आप याद रखिएगा, थोड़ा सा जल्दी आप जो है ना भूल भी नहीं पाइएगा। आप अच्छे तरीके से इसका वैल्यू याद कर सकते हैं। सिर्फ साइन कॉस और टेन का वैल्यू याद रखिए, उसके बाद कॉट सेक और कोसेक का वैल्यू स्वतः याद हो जाएगा। इसके बाद आपको इन सभी का वैल्यू यहाँ पर रख देना है। तो ऊपर में आपको रखना है 1/√2, 1/√2, उसके बाद है 2/√3 प्लस में हो जाएगा 2, तो 1/√2 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद इसका जो कीजिएगा तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हो जाएगा
3, ऊपर में हो जाएगा 2, उसके बाद यहाँ भी 2 है तो ये हो जाएगा 2√3, क्योंकि √3 जो है ना एक बार में लगेगा तो √3 से हो जाएगा। इस प्रकार आप उसमें उल्टा कर दीजिए, इसका आप गुना कर दीजिए, 1/√2 गुने ऊपर जगह √3 फिर 2 + 2√3। इस प्रकार से इसका आंसर जो है ना √3/2 से गुना कर दीजिए 2√2 हो जाएगा प्लस 2√6 हो जाएगा। इस तरह से आप इसका आंसर यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये जो है ना आपका आंसर हो जाएगा। इसका चाहे तो आप और भी हल कर सकते हैं, इतना भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सही होगा। तो cos A बटा 1 + sin A प्लस 1 + sin A बटा cos A इक्वल टू 2 sec A सिद्ध करना है। इस तरह के प्रश्नों को सिर्फ समझने की आवश्यकता है, आप चंद मिनटों में इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अच्छे तरीके से इस प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले LHS से चलना है और RHS को प्रूव्ड कर देना है। तो फ्रॉम LHS में जो दिया गया है उससे हमें चलना है। तो इसमें हो जाएगा cos A बटा 1 + sin A प्लस 1 + sin A बटा cos A। हमको 2 sec A पुराना है। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि इसमें हम भिन्न का जोड़ इसमें कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + sin A इंटू का cos A। उसके बाद ये टर्म से टर्म कट जाएगा, cos A बच जाएगा। तो cos A से cos A में गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा cos² A। उसके बाद प्लस, तो ये टर्म से टर्म कट जाएगा, ये बचेगा। तो 1 + sin A में 1 + sin A से ही गुना होगा, तो इसका स्क्वायर हम कर सकते हैं। उसके बाद तो अब आसानी हो गया कि cos² A प्लस इसमें लगाइएगा आप A + B का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस B में sin² A हो जाएगा, B का स्क्वायर में sin² A, फिर 2 × A भी होता है। तो 2 × A है 1, तो 1 हो जाएगा, फिर B है sin A, तो sin A हो जाएगा इसमें। उसके बाद नीचे हो जाएगा आपका 1 + sin A इंटू cos A। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें करना है, अलग कर देना है, cos² A प्लस sin² A, ये हो जाएगा आपका 1 + 2 sin A। उसके बाद नीचे जो है टर्म वो आपको लिख देना है 1 + sin A इंटू cos A। अब देखिए यहाँ पर आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा। चूँकि यहाँ पर लिख देना है कि cos² थीटा ही कहिए या sin², कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल टू होता है 1। तो यही वाला फार्मूला यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है। तो ऊपर में ये टर्म हो जाएगा आपका 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 2 sin A जो है 2 sin A बटा 1 + sin A इंटू का cos A। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आपको यहाँ पर करना क्या है, देखिए एक एक जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 + 2 sin A, फिर हो गया 1 + sin A इंटू का cos A। उसके बाद देखिए इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो बाहर हो जाएगा 1 + sin A हो जाएगा, 1 + sin A, और ये cos को इधर लिख दीजिए, cos A हो जाएगा, फिर है 1 + sin A। तो जो ये दोनों टर्म है ये आपका दोनों कट जाएगा, जो ये दोनों टर्म है वो आपका यहाँ पर कटने वाला है, ये दोनों कट जाएगा टर्म। कटने के बाद आप लिख सकते हैं इसे इस प्रकार से आप लिखा जा सकता है 2 बटा cos A।
कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसे लिख सकते हैं, 2 तो बाहर ही रहेगा, इसे लिख सकते हैं 1/cos A। कॉस एक सेक ए लिख सकते हैं तो हो जाएगा 2 सेक A। इस तरह से जो है ना आपका ये प्रूव्ड हो गया RHS। यहाँ पर आपको लिख देना है RHS प्रूव्ड। जो RHS है वह प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से इस प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। उसके बाद चलिए एक और नेक्स्ट प्रश्न है जो बहुत ही मज़ेदार है, वो भी बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाने की अधिक संभावना भी है। तो दूसरा प्रश्न है आपका कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न क्या कह रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, और उसके बाद है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू आपको टेन थीटा प्रूव करना है। तो इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके बाद इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। तो हम लोग LHS से चलेंगे, फ्रॉम LHS में क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए जो बहुत बार बता चुके हैं उस समय से, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर यही फार्मूला अप्लाई होगा। पहले हम लोग साइन, इसमें भी साइन है इसमें भी साइन है, कॉमन कर लेते हैं, तो साइन बाहर आ जाएगा, साइन थीटा बाहर कर लेते हैं, उसका हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। 3 था तो यहाँ पर 2 हो जाएगा क्योंकि कॉमन कर लिए। उसके बाद नीचे हम कॉस कर सकते हैं कॉमन, तो कॉस कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कॉस थीटा तो हम कॉमन कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है ना 1 के जगह आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो वही आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और 1 के जगह लिख देना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर प्लस जो है ना कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर बटा में आपको लिख देना है कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह लिख देना है साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस से गुना होते जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका टर्म। उसके बाद आप सिंपली हल कर सकते हैं इसे। देखिए ये साइन थीटा और कॉस थीटा इसको भी रहने दीजिए, ये हो जाएगा साइन थीटा, टेन थीटा कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं कीजिएगा, कॉस थीटा हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए ये 2 है और एक सेम है तो घट जाएगा, तो हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा, बड़ा चिन्ह ज़्यादा का है तो माइनस में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये तरह से आ जाएगा। इस 2 में से एक घट गया तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। उसके बाद कॉस में से एक भी घट जाएगा तो ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों टर्म आपका कट जाएगा। यहाँ जो है ना ये दोनों टर्म आपका कट जाएगा। कटने के पश्चात जो है ना जो सिद्ध करना था वो आप पता कर सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से ही आपको सिद्ध करना था। तो हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, यही आपको RHS में प्रूव्ड करना था। तो इस तरह से आप प्रूव्ड कर सकते हैं। तो देख लीजिए इस तरह से आपका प्रश्न था कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा प्रूफ करना था। तो इस तरह से इसका आप प्रूफ हो गया। आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।